चलिए आज बात करते हैं पीर सदगुर नूर की। ये एक ऐसी अजीम शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी की कहानी में रिवायत और तारीख यानी लेजेंड और हिस्ट्री आपस में उलझ सी जाती हैं। एक तरफ उनसे जुड़े मौजिज़ात हैं और दूसरी तरफ है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। तो आज हम इन दोनों पहलुओं को अलग करके आराम से समझेंगे। शुरुआत करते हैं इस पावरफुल कोट से। ये गिनान पुटला से लिया गया है जो पीर सदगुर नूर से मंसूब है। ये लाइंस फौरन हमें उस मौजिज़ाती, उस लेजेंडरी दास्तान की तरफ ले जाती हैं जो उनके नाम के साथ हमेशा से जुड़ी रही है। तो सबसे पहले वो रिवायती दास्तान। ये कहानी हमें गुजरात के शहर पतन ले जाती है। रिवायत के मुताबिक पीर सदगुर नूर यहाँ तशरीफ लाए, सीधा एक मंदिर में दाखिल हुए और वहाँ के पुजारी को उसके पत्थर के बुतों के बारे में चैलेंज किया। और फिर जो हुआ वो इस तरह से बयान किया जाता है। पहले पीर ने चैलेंज किया, ये पत्थर के बुत बोलते क्यों नहीं? फिर उनके हुक्म पर वही बुत नाचने और म्यूजिक बजाने लगे। इस मौजिज़े से इतना असर हुआ कि उस दौर के बादशाह जयसिंह सिद्धराजा और उसके दरबारियों ने सतपंथ यानी सच्चा रास्ता कबूल कर लिया। तो ये थी वो कहानी जो हम सुनते आए हैं, जो आम तौर पर मशहूर है। लेकिन अब यहाँ से हम सवाल उठाते हैं कि हिस्ट्री हमें क्या बताती है? इस मौजिज़ाती दास्तान के पीछे का असल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, सीधा 11वीं सेंचुरी के गुजरात में, जब यहाँ सोलंकी डायनास्टी की हुकूमत थी। देखिए, उस दौर के पॉलिटिकल और सोशल माहौल को समझे बगैर हम पीर सदगुर नूर के मिशन की असलियत को नहीं समझ सकते। अब ये टाइमलाइन देखिए, इससे हमें उस दौर के उतार चढ़ाव का अंदाजा होता है। 943 में सोलंकी डायनेस्टी शुरू हुई, फिर 1026 में महमूद ऑफ गजना का सोमनाथ पर हमला हुआ। 1094 में जयसिन्हा सिद्धराजा तख्त पर बैठे। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, पीर सदगुरु नूर के मज़ार के कतबे के मुताबिक उनका इंतकाल 1095 में हुआ। इसका मतलब है कि उनका मिशन अचानक खत्म हुआ, ठीक जयसिन्हा के दौर के आगाज में। तो अब हम अपना फोकस मौजिज़ात से हटाकर पीर के असल मिशनरी मेथोडोलॉजी पर लाते हैं। आखिर उनका मिशन क्या था और उन्होंने अपने पैगाम को लोगों तक कैसे पहुंचाया? उनके मिशन का जो मरकज था वो था सतपंथ यानी द ट्रू पाथ। ये निज़ारी इस्माइलिज्म की एक ऐसी फॉर्म थी जिसे खास तौर पर इंडियन कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए अडेप्ट किया गया था। इसका फोकस आपसी भाईचारे, मेडिटेशन और रूहानियत पर था, ना कि किसी किस्म की कॉन्फ्रंटेशन पर। उनकी स्ट्रैटेजी उस दौर के हिसाब से बहुत ही यूनिक थी। उन्होंने पीसफुल पेनिट्रेशन का तरीका अपनाया, बिना किसी फोर्स या दबाव के। वो लोकल कल्चर और रिवाजों को समझते और उनमें शामिल हो जाते। उनकी सिंपल और पायस लाइफस्टाइल लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती थी। उनका फोकस खास तौर पर लोअर कास्ट पर था, जैसे खरवा, कनबी और कोरी, जिन्हें उस वक्त के सोशल स्ट्रक्चर में अहमियत नहीं दी जाती थी। और उनकी टीचिंग्स का कोर जिक्र यानी कॉन्टेम्पलेशन था। पीर सदगुर नूर के ऐसी मिशन से एक नई कम्युनिटी ने जन्म लिया। इस कम्युनिटी को खोजा के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये लफ्ज़, ये नाम आखिर आया कहाँ से? अब देखिए, लफ्ज़ खोजा के ओरिजिन के बारे में दो अहम थियरीज़ हैं। आम नज़रिया ये है कि ये पर्शियन लफ्ज़ ख्वाजा से निकला है, जिसका मतलब है लॉर्ड या मास्टर होता है। लेकिन हिस्टोरिकल एविडेंस एक अलग ही कहानी बताता है। वो इशारा करता है हिंदी वर्ब खोज की तरफ, जिसका मतलब है तलाश करना या टू सर्च। और अगर हम इस खोज वाली थ्योरी को देखें तो इसका मतलब बहुत ही गहरा निकलता है। खोजा का मतलब बना द सर्चर्स या द अब्जॉर्प्टिव वंस, वो लोग जो सच्चाई की तलाश में, हकीकत की खोज में डूबे हुए हैं। नए कॉन्वर्ट्स को ये टाइटल इस हिदायत के साथ दिया जाता था कि वो कंटेम्पलेशन में खो जाएं, यानी गेट एब्जॉर्ब। और हाँ, इस खोज थ्योरी को सॉलिड हिस्टोरिकल एविडेंस भी सपोर्ट करता है। गुजरात के पटन शहर में 1264 सीई का एक इंस्क्रिप्शन मिला है, यानी एक पत्थर पर लिखी तहरीर जिसमें लफ्ज़ खोजा इस्तेमाल हुआ है। ये इस बात का सबूत है कि ये लफ्ज़ ख्वाजा से नहीं बल्कि एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट से निकला है। अब आते हैं एक बहुत बड़ी गलत फहमी की तरफ। हिस्ट्री में अक्सर ऐसा हो जाता है कि आइडेंटिटीज कंफ्यूज हो जाती हैं। पीर सदगुरु नूर के केस में सबसे बड़ी कंफ्यूजन उन्हें एक और शख्सियत नूर तुर्क से मिला देने की है। चलिए इन दोनों के दरमियान फर्क को बिल्कुल वाजे करते हैं। अगर हम फैक्ट्स को साइड बाय साइड रखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। पीर सदगुर नूर 1095 में गुजरात में वफात पा गए और वो एक पीसफुल इस्माइली प्रीचर थे। इसके बिल्कुल बरक्स नूर तुर्क करीबन 150 साल बाद 1237 के आसपास दिल्ली में एक्टिव थे। वो एक सूफी आलिम थे जो एस्टेब्लिशमेंट के उलमा पर तनकीद करते थे। दोनों की लोकेशन, टाइम पीरियड और मिशन सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो सवाल ये है कि ये कंफ्यूजन शुरू कहाँ से हुई?
इसकी शुरुआत हुई 1899 के एक ब्रिटिश गजेटियर से। वहां गलती से इन दोनों को एक ही शख्सियत करार दे दिया गया और तब से ये गलतफहमी चली आ रही है। इसके बावजूद कि दोनों शख्सियात के दरमियान लगभग 150 साल का वक्फा है, तो नूरे तुर्क इतने कंट्रोवर्शियल क्यों बनाए गए? उनके ही दौर के एक शख्स हसन सिकजी लिखते हैं कि दिल्ली के उलमा उनके खिलाफ थे और उनकी दुश्मनी ही उन पर लगाए गए झूठे इल्जामात की वजह बनी थी। जिस हिस्टोरियन मिनहाज सिराज ने नूर तुर्क पर बगावत का इल्जाम लगाया, उनके अकाउंट को आज के हिस्टोरियंस सेवरल रीजंस की वजह से क्वेश्चनेबल मानते हैं। चलिए उनको देखते हैं। पहली बात, मिनहाज सिराज खुद उन उलमा में से थे जिन पर नूर तुर्क तनकीद करते थे, तो ये एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरी बात, बगावत की पूरी कहानी इलॉजिकल है, उसका कोई मोटिव नहीं बनता। तीसरी, किसी और कंटेम्प्रेरी सोर्स ने इस वाक़े को कंफर्म नहीं किया है। और आखिर में कई दूसरे उलेमा नूर तुर्क को एक बहुत ही पायस आलिम मानते थे। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हम कहां खड़े हैं? हमारे पास पीर सदकुर नूर की दो मुख्तलिफ तस्वीरें हैं और इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। तो एक तरफ है हिस्ट्री जो हमें 11वीं सेंचुरी के एक पीसफुल पुरअमन प्रीचर के बारे में बताती है, और दूसरी तरफ है डिवोशन यानी अकीदत जो उन्हें एक मौजज़ात दिखाने वाले रूहानी पेशवा के तौर पर देखती और मानती है। असल में ये दोनों नैरेटिव्स, हिस्टोरिकल और डिवोशनल, अपनी अपनी जगह अहम हैं और एक कंप्लीट पिक्चर बनाती हैं। और इसी के साथ हम एक अहम सवाल पर इस बात को ख़त्म करते हैं। किसी भी अजीम शख्सियत को पूरी तरह समझने के लिए क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम हिस्ट्री और डिवोशन, तारीख और अकीदत दोनों को उनका जायज़ मकाम दें? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए।